7 साल के बच्चे की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 2 है, जिसका नाम है सत्तू गोज शॉपिंग। अरे वाह, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है लोगों जल्दी को, चलो, लेकिन मुझे क्रिकेट बच्चों के खेलना है। साहित्य की रुक ना सत्तू, यही सबसे बड़ी पहले ये खासियत होती सूची है। लो। हाँ, चीनी, मैं भी यही सबून सोच रही और थी जब मैं सब्जियां ये लानी सोर्स है। को पढ़ रही थी। बिल्कुल, जो चीज सतह पर सिर्फ एक भोली भाली छोटी सी कहानी लगती है, वो दरअसल एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामिंग मैनुअल होती है। सही कहा आपने। और इस डीप डाइव में हमारा आज का मिशन भी यही है। हम इस बचपन की कहानी को एक नए और अडल्ट नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में तस्वीरें छोटी हैं और डायलॉग्स गिने चुने हैं, पर ये सामाजिक नियमों यानी सोशल नॉर्म्स को बच्चे के दिमाग में इंस्टॉल करने का एक जबरदस्त टूल है। एकदम सच। क्योंकि जब मैंने इस मटेरियल को ध्यान से पढ़ा ना, तो सच में मेरा दिमाग घूम गया। एक आम सी शॉपिंग ट्रिप में नेगोशिएशन की लेयर्स छुपी हैं। हाँ, और जिम्मेदारियों का बोझ भी दिखाया गया है इसमें। वही तो, वेट्स और मेजर्स की ऐसी गहरी समझ है जो किसी एब्स्ट्रैक्ट मैथ क्लॉज से फार बेटर है। यहाँ तक कि रियल वर्ल्ड सप्लाई चेन के बॉटलनेक्स भी शामिल हैं इस लेसन में। हम कह सकते हैं कि ये छोटी सी कहानी असल जिंदगी की कॉम्प्लेक्स रियलिटीज का एक पूरा माइक्रोकॉस्म है। तो इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सी बचपना इच्छा से, यानी खेलने जाने की जिद से। हाँ, सट्टू का क्रिकेट मैच। बिल्कुल। कहानी में सत्तू अपनी माँ के पास आता है और हाँ, कहता है जल्दी कि चलो, मुझे क्रिकेट आज उसका खेलना है। क्रिकेट रुक मैच है, सत्तू, तो क्या वो पहले खेलने ये जा सूची सकता है? लो। और यहाँ हैरान देने वाली बात यह है कि माँ सबून और सीधे शब्दों सब्जियां। में हाँ या ना का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, तो उनका अप्रोच क्या रहता है इसमें? उनका जवाब होता है, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट। ओ, मतलब एक कंडीशनल एग्रीमेंट थमा दिया उसको। एकदम सही। देखिए, बच्चों की दुनिया में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत अपनी ख्वाहिश पूरी करने की इच्छा ना बहुत हावी होती है। हाँ, बच्चे तो चाहते हैं अभी बोला और अभी मिल जाए। बिल्कुल, पर माँ ने यहाँ उस इच्छा को खारिज नहीं किया, बल्कि उस आजादी को एक शर्त के साथ बांध दिया। होमवर्क पूरा करने की शर्त। हाँ, ये बच्चे के दिमाग में एक बुनियादी सामाजिक समझौता, जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसको स्थापित करने का तरीका है, जिसमें सिखाया जा रहा है कि आजादी हमेशा जिम्मेदारियों की कीमत पर मिलती है। ये पॉइंट देखकर ना मुझे तुरंत कॉर्पोरेट दुनिया की परफॉर्मेंस रिव्यू साइकिल की याद आ गई। अच्छा, वो कैसे? सोचिए ना, ऑफिस में एक एम्प्लॉय ने दिन रात मेहनत करके अपना टारगेट समय पर पूरा कर लिया। वो अपने बॉस के पास जाता है इस उम्मीद में कि अब थोड़ी आजादी मिलेगी या कम से कम थोड़ी तारीफ तो होगी। पर बॉस तारीफ नहीं करता। वही तो, बॉस क्या कहता है? बहुत बढ़िया काम किया, चलो अब ये नया प्रोजेक्ट भी संभाल लो। सत्तू के साथ भी तो एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म काम कर रहा है ना। किस तरह से? उसने होमवर्क रूपी टारगेट पूरा किया और क्रिकेट खेलने की आजादी मांगी, और बदले में माँ ने उसके हाथ में एक लंबी चौड़ी शॉपिंग लिस्ट थमा दी। देखिए, मैं आपकी इस कॉर्पोरेट बॉस वाली तुलना से ना पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। ऐसा क्यों? मैकेनिज्म तो मुझे एकदम सेम लग रहा है ना। मैकेनिज्म जरूर एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों जगह इंटेंशंस बिल्कुल अलग हैं। कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क में बॉस का मोटिव प्रॉफिट एक्सट्रैक्शन होता है। हाँ, वो तो एम्प्लॉय की कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ माँ का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि लाइफ स्किल सिखाना है। इस कंडीशनल फ्रेमिंग का मूल उद्देश्य बच्चे को ये सिखाना है कि व्यक्तिगत शौक जैसे क्रिकेट और सामाजिक फर्ज के बीच एक हायरार्की होती है। मतलब अपने पर्सनल शौक से ऊपर फैमिली आती है। एकदम सही। होमवर्क एक एकेडमिक फर्ज था, पर शॉपिंग पर जाना एक फैमिलियल ड्यूटी है। बच्चे को ध्यान से समझाया जा रहा है कि उसकी व्यक्तिगत खुशी तभी पूरी मानी जाएगी जब वो अपने परिवार रूपी सामाजिक इकाई के प्रति फर्ज पूरे करेगा। एक तरह से ये ड्यूटी और डिजायर के बीच का बैलेंस सिखाने का पहला कदम है। हाँ, बिल्कुल। खैर, अब सत्तू का कॉन्ट्रैक्ट तो पक्का हो गया है। अब आते हैं उस टास्क के एग्जीक्यूशन पर। माँ सत्तू को एक शॉपिंग लिस्ट पकड़ाती है, और सच बताऊं, जब मैंने ये लिस्ट देखी तो मुझे हैरानी हुई। किस बात की हैरानी? मुझे लगा कि ये किसी ग्रोसरी स्टोर का पर्चा नहीं है, बल्कि मैथ और फिजिक्स का एक पूरा कॉग्निटिव मैपिंग टेस्ट है। हाँ, लिस्ट में आइटम्स बहुत सोच समझ कर रखे गए हैं। बिल्कुल, लिस्ट सुनिए जरा। शुगर यानी चीनी 1 किलो, सोप 1 बार, स्पिनच यानी पालक 2 किलोज, बिस्किट्स 1 पैकेट, बनाना 1 डजन और ऑयल 1 लीटर। देखने में ये सिर्फ 6 आम चीजें हैं। हाँ, पर इनमें मेजरमेंट की जो विविधता है, जो वैरायटी है, वो सच में हैरान करने वाली है। एक बच्चे के लिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। और यही इस चैप्टर का सबसे ब्रिलियंट हिस्सा है। लिखने वाले चाहते तो सत्तू को सिर्फ आलू, प्याज और टमाटर लाने भेज सकते थे। सही बात है, फिर तो सब कुछ किलो में माप जाता। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जानबूझकर लिस्ट को इतना डाइवर्स बनाया
ये बच्चे के लिए एक प्रैक्टिकल एपिस्टेमोलॉजी का लेसन है। एपिस्टेमोलॉजी? हाँ, इस एक लिस्ट के जरिए ना बच्चा ये समझ रहा है कि भौतिक दुनिया यानी फिजिकल रियलिटी को कैटेगराइज और क्वांटिफाई कैसे किया जाता है। वेट, इसको थोड़ा और खोलकर समझाए ना। कॉग्निटिव मैपिंग इसमें एग्जैक्टली कैसे काम कर रही है? क्योंकि एक बच्चे के लिए तो चीनी भी खाने की चीज है और केले भी। फिर दोनों के मापने का तरीका इतना अलग क्यों रखा गया है? यही तो असली ट्रिक है इस लेसन की। स्कूल की चार दीवारी के अंदर बच्चे किताबों में कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, जो पढ़ने में बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगता है। एकदम एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ उस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को फिजिकल दुनिया से डायरेक्टली जोड़ा जा रहा है। अब जैसे चीनी को ले लीजिए। चीनी दानेदार है, कॉन्टिन्यूअस मास है, तो उसे किलो में तोला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तेल एक द्रव या लिक्विड है, उसका अपना कोई ठोस आकार नहीं होता, वो कंटेनर का आकार लेता है, इसलिए उसे वॉल्यूम में मापा जाएगा, यानी लीटर में। सही पकड़ा आपने। और केले, वो अपने आप में अलग अलग गिने जाने योग्य इकाइयां हैं, उन्हें तोला नहीं जाता बल्कि गिनकर डजन यानी दर्जन में लिया जाता है। डजन तो अपने आप में एक बेस 12 काउंटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो गया, जो आम बेस 10 मैथ से बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल। और वही साबुन एक ठोस आकार में ढाला हुआ होता है, इसलिए उसे बार की कैटेगरी में रखा गया। बिस्किट्स पैक्ड होते हैं तो उन्हें पैकेट में लिया गया। ये सब एवरीडे मैथ की ऐसी फाउंडेशन है जो बच्चे को बताती है कि दुनिया के अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग तरीकों से हैंडल किए जाते हैं। ये सच में एक डीप डाइव है बच्चों के दिमाग की प्रोसेसिंग में। हाँ, एक बच्चा अपने हाथ में थैला लेकर सिर्फ सामान नहीं लेने जा रहा, वो सॉलिड्स, लिक्विड्स, काउंट्स और वॉल्यूम्स को फिजिकली एक्सपीरियंस करने जा रहा है। ये तो हुई मैथ की बात। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। सत्तू थैला लेकर घर से निकलता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त राजू मिलता है। हाँ, यहाँ से सामाजिक इंटरेक्शंस का एंगल शुरू होता है। बिल्कुल। राजू पूछता है, हेलो सत्तू, वेयर आर यू गोइंग? सत्तू जवाब देता है कि वो मार्केट जा रहा है। उसके बाद राजू कहता है, मे आई कम विद यू? और सत्तू जवाब देता है, यस यू मे। इस इंटरेक्शन में आपको क्या अजीब लगा? मुझे अजीब क्या लगना था, मतलब आप ही सोचिए। दुनिया का कौन सा 7 साल का बच्चा अपने दोस्त से मे आई कम विथ यू जैसे डायलॉग्स बोलता है? ये तो मुझे किसी विक्टोरियन एरा के प्ले का सीन लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे राजू किसी एक्सक्लूसिव हाई एंड क्लब में एंट्री मांग रहा हो और सत्तू बाउंसर की तरह कह रहा हो, यस यू मे एंटर। देखिए, भाषा की इस फॉर्मेलिटी पर मुस्कुराना बहुत आम बात है, पर यहाँ हमें दो अलग अलग मैकेनिज्म्स को समझना होगा इस सोर्स में। कौन से दो मैकेनिज्म्स? पहला तो ये कि ये एक लैंग्वेज टेक्स्ट बुक है, जिसका काम सिर्फ ग्रामर सिखाना नहीं है, बल्कि एक पोलाइट सोशल आर्मर तैयार करना है बच्चे के लिए। सोशल आर्मर? हाँ, जब बच्चे घर से बाहर पब्लिक स्पेस में आते हैं तो उन्हें एक शिष्टाचार वाली भाषा की जरूरत होती है। यहाँ किताब उन्हें वो सोशल प्रोटोकॉल सिखा रही है, लेकिन इसका दूसरा और ज्यादा गहरा पहलू है अथॉरिटी और मिररिंग का। मिररिंग? मिररिंग से आपका मतलब है कि सत्तू बिल्कुल वैसा ही बर्ताव कर रहा है जैसा उसकी माँ ने उसके साथ किया था? एकदम सही, आपने बिल्कुल ठीक कैच किया। ध्यान दीजिए, चैप्टर की शुरुआत में माँ ने सत्तू को परमिशन देते वक्त यू मे का इस्तेमाल किया था। हाँ, उस वक्त माँ अथॉरिटी फिगर थी। बिल्कुल। अब जब राजू ने सत्तू से उसकी जर्नी में शामिल होने की परमिशन मांगी तो अचानक सत्तू अथॉरिटी फिगर बन गया और वो एग्जैक्टली उसी फ्रेज यस यू मे का इस्तेमाल करता है। ओह वाओ, ये तो इस बात का सबूत है कि बच्चे अथॉरिटी को कैसे इंटरनलाइज करते हैं और अपने सोशल सर्कल्स में उसे कैसे रेप्लिकेट करते हैं। ये तो एकदम सोशल हायरार्की का छोटा सा डेमो हो गया। हाँ, बच्चे स्पंज की तरह होते हैं, वो अपने आसपास की अथॉरिटी डायनेमिक्स को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन इस इंटरैक्शन का ना एक साइकोलॉजिकल साइड भी मुझे नजर आता है। सत्तू के लिए ये मार्केट जाना पहले एक कौर था, एक बोझ जैसा था जिसे पूरा करके उसे क्रिकेट खेलना था। सही बात है। पर जैसे ही राजू के साथ जुड़ता है, वो टास्क एक सोशल एक्टिविटी बन जाता है, एक एडवेंचर में बदल जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया आपने। बच्चों के दिमाग में लेबर यानी काम और प्ले यानी खेल के बीच की लाइन बहुत तेजी से बदल सकती है। हाँ, दोस्तों के साथ तो हर काम आसान लगता है। बिल्कुल। एक अकेले बच्चे के लिए थैला उठा के मार्केट जाना सच में मेहनत का काम है, लेकिन पीयर प्रेजेंस यानी एक दोस्त का साथ मिलते ही वो एक शेयर्ड क्वेस्ट बन जाता है। रास्ते का सफर लंबा भी नहीं लगता फिर। एकदम। दोस्तों की आपस की बातचीत उस फिजिकल एफर्ट को मास्क कर देती है। ये एक लाइफ लेसन है कि कैसे सामाजिक संबंध और दोस्त दैनिक जीवन के मंडेन और उबाऊ कामों को भी एंजॉयबल बना सकते हैं। सही बात है। तो अब ये दोनों दोस्त पूरे जोश और मैथमेटिकल लिस्ट के साथ मार्केट पहुंच चुके हैं।
सत्तू उस दुकानदार के पास जाता है जिसे वो अंकल कहता है। और लिस्ट पकड़ाता है। हाँ, वो कहता है अंकल प्लीज गिव मी दीज थिंग्स। अंकल सामान निकालते हैं, लेकिन तभी कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। कैसा ट्विस्ट? दुकानदार कहता है हियर यू आर बट आई एम सॉरी आई डोंट हैव बिस्किट्स एंड स्पिनच। यानी माफ करना बेटा, पर मेरे पास बिस्किट और पालक नहीं है। सच बताऊं, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे एक झटका लगा। झटका क्यों लगा आपको? एक दुकान पर किसी सामान का आउट ऑफ स्टॉक होना तो बहुत ही आम बात है। देखिए, आम बात हम अडल्ट्स के लिए है। सोचिए उस बच्चे की साइकोलॉजी क्या होगी उस वक्त। पालक ना मिलने का गम तो शायद उसे उतना ना हो। बच्चों को वैसे भी हरी सब्जियों से कहाँ इतना लगाव होता है। हाँ, पालक के लिए तो शायद खुशी हुआ होगा। बिल्कुल, लेकिन बिस्किट्स बिस्किट्स उस लिस्ट की एक अकलौती ऐसी चीज थी जिसका वो खुद भी डायरेक्ट कंज्यूमर था। वो उसकी आधी मेहनत का एक अनस्पोकन इनाम था। ये बात तो है। और एंड मोमेंट पर बिस्किट्स का कैंसिल होना, ये तो एक ट्रॉमा जैसा है। जैसे आजकल लोग घंटों रिसर्च करके अपना पसंदीदा सामान ऑनलाइन कार्ट में ऐड करते हैं, चेकआउट के लिए पेमेंट पेज पर जाते हैं और अचानक स्क्रीन पर फ्लैश होता है आइटम आउट ऑफ स्टॉक। जो निराशा उस वक्त एक अडल्ट को होती है ना सत्तू, बिल्कुल वही निराशा फेस कर रहा है उस दुकान पर। आपकी ये आउट ऑफ स्टॉक वाली एनालॉजी बहुत रिलेवेंट है यहाँ, लेकिन बच्चों के संदर्भ में इसका मैकेनिज्म और भी ज्यादा गहरा होता है। वो कैसे? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे चाइल्डहुड ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि छोटे बच्चे ये मानते हैं कि दुनिया उनके इरादों और एक्शंस के इर्द गिर्द ही घूमती है। सत्तू का दिमाग उस वक्त कैसे काम कर रहा होगा? शायद वो सोच रहा होगा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ। हाँ, वो सोच रहा होगा मैंने अपना होमवर्क किया, मैं थैला उठा के लाया, मैं सही दुकान पे आया, मेरे पास पैसे और लिस्ट दोनों हैं, तो मुझे बिस्किट्स मिलनी चाहिए। अच्छा, मतलब वो ट्रांजैक्शनल इंटेंट और ट्रांजैक्शनल आउटकम को एक ही मानता है। मैंने मेहनत की है तो मुझे रिजल्ट मिलना ही चाहिए। एकदम सही। और इस टेक्स्ट बुक ने जानबूझकर उसकी उस उम्मीद को तोड़ दिया। हाँ, मतलब कहानी चाहती तो एक हैप्पी एंडिंग दे सकती थी जहाँ सत्तू सब कुछ लेकर खुशी खुशी लौटता, लेकिन राइटर्स ने डिलिबरेट चॉइस की इसे डिसअपॉइंटेड रखने की। ये तो बहुत क्रूअल लगता है। क्रूअल लग सकता है, पर ये जरूरी है। ये कहानी एक स्वीट फेरी टेल बनने के बजाय एक हार्श रियलिटी चेक बन जाती है। ध्यान दीजिए, दुकानदार के पास एक पैक्ड ड्राई आइटम यानी बिस्किट्स और एक फ्रेश पेरिशेबल आइटम यानी पालक दोनों नहीं है। इस डिटेल का भी कोई मतलब है? बिल्कुल, ये बच्चे के उस ईगोसेंट्रिज्म को तोड़ने का तरीका है। ये सिखाता है कि रियल वर्ल्ड में सप्लाई चेन्स होती हैं, इन्वेंट्री इश्यूज होते हैं, बाहरी दुनिया की अपनी एक अलग रफ्तार है जो आपके इंटेंशंस की परवाह नहीं करती। ये तो काफी डीप लाइफ लेसन हो गया। है। जिंदगी में अक्सर लोग पूरी तैयारी, नेक इरादे और हार्डवर्क के साथ किसी काम में उतरते हैं, पर नतीजा उनके कंट्रोल में नहीं होता। इस डिसअपॉइंटमेंट को हैंडल करना, इस आउट ऑफ स्टॉक ट्रॉमा के बाद भी बिना रोए अपना बचा हुआ सामान लेकर चुपचाप घर लौटना, इस स्टोइसिज्म और रेजिलियंस की पहली क्लास बन जाती है उसके लिए। एकदम सही कहा आपने। सच में ये विश्लेषण इस पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। अगर मैं सबको एक साथ जोड़कर देखूं तो एक बहुत ही शानदार पिक्चर सामने आती है हमारे पास। बिल्कुल आती है। एक 2 पेज का लेसन जिसे शायद बच्चे क्लास में बिना ध्यान दिए बस रीडिंग प्रैक्टिस के लिए पढ़ लेते होंगे, वो अपने आप में ह्यूमन एवोल्यूशन और सामाजिक ढांचा समेटे हुए हैं। और यही तो इन किताबों की असली सफलता है। बच्चे को लगता है कि वो सिर्फ पढ़ना सीख रहा है, नए शब्द सीख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में उसकी पूरी सोशल और लॉजिकल कंडीशनिंग चल रही होती है। सही कहा। इस पूरी चर्चा से एक बार फिर ये क्लियर होता है कि बेसिक्स कितने जरूरी हैं। इस एक छोटे से लेसन में निगोसिएशन की टेक्निक थी, जहां आजादी और फर्ज का बैलेंस सिखाया गया। साथ ही एक एडवांस्ड प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स थी, जहां दुनिया को फिजिकली मेजर करना सिखाया गया। भाषा और शिष्टाचार का एक सोशल आर्मर था, जो दोस्तों और दुकानदार के साथ इंटरेक्शन में सत्तू के काम आया। और सबसे बड़ा लेसन फेलियर और स्कैरसिटी को स्वीकार करने का था। सही कहा आपने। ये लेसन एक आम टेक्स्ट बुक चैप्टर से कहीं ज्यादा एक छोटी सी सर्वाइवल गाइड है, जो इंसान को आगे की कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए एकदम तैयार करती है। हम बड़े होकर बड़े बड़े जार्गन और कॉर्पोरेट टर्म्स में उलझ जाते हैं, पर सच तो ये है कि हमारी इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का बीज ना इन्हीं छोटी कहानियों में बोया गया था। ये पूरा डीप डाइव एक ऐसी याद दहानी है जो हमें ये दिखाती है कि नॉलेज हमेशा बड़े रिसर्च पेपर्स में नहीं होती,
कभी कभी वो एक छोटी क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में भी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद होती है। बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। बिल्कुल। मल्टीपल पर्सपेक्टिव से जब किसी आम सी चीज को देखा जाता है तभी उसकी असली गहराई समझ में आती है। ये तो है। लेकिन इस डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बड़ा ही प्रोवोकेटिव सवाल मेरे दिमाग में अटक गया है, और वो उस कहानी के आगे की दुनिया से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा कौन सा सवाल है? सोचिए, कहानी तो उस दुकान पर खत्म हो गई जहां सत्तू को पालक और बिस्किट्स नहीं मिले, पर लाइफ वहां तो नहीं रुकेगी ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्तू अपना थैला उठाएगा और घर जाएगा, और चैप्टर के शुरू में माँ के साथ जो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बना था उसमें शर्त ये थी कि टास्क पूरा होगा तो क्रिकेट खेलने मिलेगा। हाँ, शर्त यही थी। अब सत्तू लिस्ट आधी लेकर लौट रहा है। इसमें उसका कोई फॉल्ट तो नहीं है। उसने अपना इनिशियल टारगेट यानी होमवर्क पूरा किया, एग्जीक्यूशन यानी मार्केट जाना पूरा किया, पर मार्केट की सप्लाई चेन फेल होने की वजह से वो टास्क सक्सेसफुली पूरा नहीं कर पाया। अब जब वो अपनी माँ के सामने आएगा और अधूरा सामान देगा तो क्या माँ उसे क्रिकेट खेलने जाने देगी? फ्यू, ये सच में एक बहुत बड़ा ओपन एंडेड डिलेमा है। इसका जवाब आसान नहीं है। वही तो, जिंदगी में जब किसी और की कमी या एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हमारा हार्ड वर्क रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होता, तो क्या ये दुनिया, ये सोसाइटी उस हाफ सक्सेस यानी अधूरी जीत को स्वीकार करती है? ये सवाल हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। बिल्कुल। क्या किसी को सिर्फ उसकी इंटेंशंस और कोशिशों के लिए रिवॉर्ड मिलता है, या फिर सोसाइटी सिर्फ बाइनरी नंबर्स में सोचती है कि आउटकम नहीं मिला तो आप फेल हैं?